हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज मैं प्रीडेस्टिनेशन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हॉलीवुड फिल्म प्रीडेस्टिनेशन साल 2014 में रिलीज हुई थी। टाइम ट्रैवल के प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर बनी इस फिल्म ने लोगों को काफ़ी कंफ्यूज किया। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है और इसे समझने में नाकाम रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस फिल्म की कहानी को समझेंगे बल्कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझेंगे, जिसका इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि इस फिल्म की कहानी को मैं समझाना शुरू करूं, हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझ ले तो बेहतर होगा, क्योंकि ये फिल्म पूरी की पूरी इसी पैराडॉक्स पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स होता क्या है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल का एक अनोखा पैराडॉक्स है, जिसमें टाइम ट्रेवल करने वाला इंसान एक ऐसे क्लोज लूप में फंस जाता है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट। यहाँ हर इवेंट आगे होने वाले इवेंट का कॉज होता है। ऐसे टाइम लूप में आप यह नहीं बता सकते कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में एक और दिलचस्प बात जो जानने के लायक है वो यह है, इसमें टाइम ट्रेवलर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पर कुछ भी बदल नहीं सकता। जो घटना जिस क्रम में पहले घटी थी वह हमेशा उसी क्रम में घटेगी, जिसके कारण हिस्ट्री में हुई घटनाओं में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई टाइम ट्रेवलर समय में पीछे जाकर पास्ट में घटी किसी घटना को घटित होने से रोकने की कोशिश भी करे तो वह उसे रोक नहीं पाएगा। टाइम ट्रेवलर उस घटना को रोकने की लाख कोशिशें करने के बाद भी केवल यही पाएगा कि ऐसा करके वह कुछ और नहीं बल्कि उस घटना को घटने में ही मदद कर रहा था। खैर चलिए अब आते हैं प्रीडेस्टिनेशन फिल्म की कहानी पर। इससे पहले कि मैं इस फिल्म की कहानी को समझाना शुरू करूं, आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है इस फिल्म में दिखाए गए चारों मेन कैरेक्टर्स यानी कि जेन, जॉन, बारकीफ और फीजल बॉमर असल में एक ही इंसान है, जो अलग अलग समय से हैं। जैसे कि कोई फास्ट से है, कोई प्रेजेंट से है और कोई फ्यूचर से है। फिल्म शुरू होती है, हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने एक कोट और टोपी पहनी हुई है। दरअसल ये इंसान एक टाइम ट्रेवलर है जो समय में पीछे आकर एक भयंकर बम धमाके को रोकने आया है जो वहाँ होने वाला है। इसलिए वह उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है जिससे वह धमाका होने वाला है। वो उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है। यह वही इंसान होता है जिसने उस जगह पर बम लगाया था। बम डिफ्यूज करने को छोड़कर वह अब उसे ढूंढने लग जाता है। जब वह उसे मिलता है तो दोनों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी होती है, जिस कारण उस बम को डिफ्यूज करने का समय खत्म हो जाता है और वो बम ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण वो कोट और टोपी पहना हुआ इंसान घायल हो जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। अब यहाँ एक तीसरे आदमी की एंट्री होती है जो उस जले हुए इंसान की ओर बढ़ता है तथा एक वायलेंट बॉक्स जैसी मशीन उसकी तरफ बढ़ाता है। ये मशीन असल में एक टाइम मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल कर वो जला हुआ आदमी एक बार फिर से 1992 में चला जाता है। यह वही साल था जहां से समय यात्रा करके वह इस साल में आया था। इससे पहले कि आगे बढ़े, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे सीन में 3 आदमी थे। पहला वो कोट और टोपी पहना हुआ इंसान जो वहाँ बम को डिफ्यूज करने आया था, इसका नाम था जॉन। दूसरा वो इंसान जिसने वहां बम लगाने के साथ साथ जॉन के ऊपर गोली चलाई थी, इसका नाम था फीजल बॉमर। तीसरा वह इंसान जिसने जॉन की तरफ टाइम मशीन बढ़ा दी और उसे अपने समय में वापस लौटने में मदद की, इसका नाम था बारकीफ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों के तीनों इंसान एक ही हैं, जो अलग अलग समय से हैं तथा टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुँचे हैं। शायद अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर देखते जाइए, आपको आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस इंसिडेंट के बाद जॉन जले हुए चेहरे के साथ अपने समय 1992 में वापस चला जाता है। चूँकि उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे एक बिल्कुल नया चेहरा दिया जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि जॉन है कौन और वो टाइम ट्रेवल क्यों करता है, तो मैं आपको बता दूं कि असल में जॉन एक रहस्यमयी टेम्पोरल ब्यूरो का एक टेम्पोरल एजेंट होता है। उस ब्यूरो के पास टाइम मशीन भी होती है जो यह अपने एजेंट्स को इसलिए देता है ताकि इसका इस्तेमाल कर इसके एजेंट्स इतिहास में घटी किसी भयानक घटना को होने से रोक सके। जहां तक बात जॉन की है तो उसे काम दिया गया था फीजल बॉमर को मारने का, क्योंकि यह फीजल बॉमर
साल 1975 में न्यूयॉर्क में एक भयानक बम धमाके को अंजाम देने वाला था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाने वाली थी। पर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी जॉन अभी तक उस फीजल बॉम्बर को मारने में असफल था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद अब जॉन को एक नया चेहरा मिल चुका था, इसलिए अब हम उसे जॉन नहीं बल्कि बारकीप कहकर बुलाएंगे। बारकीप को एक अंतिम मिशन को अंजाम देना था, इसलिए वो साल 1970 में जाता है और वहाँ एक बारकीप का काम करने लगता है। अगर आप बारकीप का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बारकीप उसे कहा जाता है जो या तो किसी बार का मालिक हो या फिर वहाँ ड्रिंक सर्व करने वाला काम करता हो। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बार में एक दिन उसकी मुलाकात 1970 वाले जॉन से हो जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही जवानी वाला रूप होता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बारकीप उस जॉन को पहचान लेता है क्योंकि ये उसका खुद का ही जवानी वाला रूप है, पर जॉन बारकीप को नहीं पहचान पाता क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका रूप बदल चुका है। यंग जॉन बारकीप को यह बताता है कि वह अनमैरिड मदर नाम से एक किताब का लेखक है। धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि उसका जन्म एक ऐसी बदकिस्मत लड़की के रूप में हुआ था जिसे 1945 में उसके माता पिता ने एक ऑर्फिनेज के बाहर छोड़ दिया था। बाद में उसका नाम जेन रखा गया। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, पर किसी ने भी उसे अडॉप्ट नहीं किया। ऑर्फिनेज में उसने कई बार ये महसूस किया कि उसमें वहाँ मौजूद आम लड़कियों से कहीं ज़्यादा ताकत थी। हर तरफ से नेग्लेक्ट कर दिए जाने के बाद उसने स्पेस कॉर्प्स प्रोग्राम ज्वाइन करने का मन बनाया, जिसके हेड थे मिस्टर रॉबर्टसन। वो वहाँ काफ़ी अच्छा कर रही थी, पर फिर भी उसे वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उसके फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ी होती है, जिसके बारे में उसे उस समय नहीं बताया जाता। उस समय उसे डिस्क्वालीफाई करने का कारण उसकी वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की से लड़ाई को बताया जाता है, जो कि एक झूठ होता है। स्पेस कॉर्प्स प्रोग्राम से निकाल दिए जाने के बाद जेन काफ़ी टूट जाती है। उसके बाद वो एक नाइट स्कूल ज्वाइन करती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन वह स्ट्रेंजर उसे मिलता है और उसे बताता है कि किसी मजबूरी के कारण वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उस स्ट्रेंजर के चले जाने के बाद जेन की जिंदगी में एक बार फिर से उदासी छा जाती है। यह स्ट्रेंजर कौन था यह हम आगे जानेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। जेन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और कुछ समय के बाद वह हॉस्पिटल में एक बच्ची को सफलतापूर्वक जन्म देती है, पर वहाँ के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी ऑड है। जहाँ एक साधारण पुरुष में मेल ऑर्गन होते हैं और एक साधारण स्त्री में फीमेल ऑर्गन, जेन के शरीर में ये दोनों ऑर्गन थे, वो भी फुली डेवलप फॉर्म में। बच्ची के डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन के कारण उन्हें उसके फीमेल ऑर्गन को हटाना पड़ा, यानी कि अब जेन के पास केवल मेल ऑर्गन बचा था, जिसका मतलब ये था कि अब उसे एक मेल बना दिया गया था, जिसके कारण उसे अपनी बाकी की जिंदगी एक आदमी के रूप में जीनी पड़ेगी। डॉक्टर्स द्वारा सब बताया जाने के कुछ समय बाद ही जेन को पता चलता है कि किसी ने उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया है। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाती। खैर, धीरे धीरे जैन मेल की तरह रहने की कोशिश करने लगती है और अपने नाम को बदलकर जेन से जॉन कर लेती है। बार में बारकीप को अपनी कहानी सुना रहा जॉन इतना सब कहकर अपनी कहानी खत्म करता है, पर उसे लगता है कि बारकीप उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा। पर चूंकि बारकीप खुद जॉन का भविष्य वाला रूप है, इसलिए उसे यकीन होता है, लेकिन वह उसे अभी सब कुछ नहीं बताता कि वो उसका खुद का ही भविष्य वाला रूप है। बारकीप जॉन से कहता है कि वो जानता है कि वो स्ट्रेंजर उसे कहाँ मिलेगा जिसने जेन की ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो जॉन से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे ना सिर्फ उस स्ट्रेंजर के पास ले जाएगा बल्कि उसे मारने का भी एक मौका देगा, और वो भी बिना किसी की परवाह किए। इसके बाद जॉन और बारकीप टाइम मशीन का इस्तेमाल कर उस समय में पहुंचते हैं जब जेन नाइट स्कूल अटेंड करती थी। जॉन अपने पास एक बंदूक रखकर उस स्ट्रेंजर को मारने निकल पड़ता है जिसने जेन की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उस स्ट्रेंजर को खोजने की कोशिश में उसकी मुलाकात जेन से हो जाती है और जेन की उस समय की स्थिति को देखकर उससे प्यार हो जाता है। पर उस समय वो यह समझ नहीं पाता कि जो स्ट्रेंजर को मारने के लिए वह यहाँ आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, यानी कि ये जॉन ही था जिसने जेन को प्यार किया था और उसे प्रेग्नेंट किया था।
और ये जॉन ही था जो जेन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। यानी कि जॉन ने अपने ही पास्ट के फीमेल रूप से प्यार किया था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक जॉन और जेन की लव स्टोरी आगे बढ़ रही होती है, बारकिप चुपके से वहाँ से खिसक लेता है और टाइम मशीन का इस्तेमाल कर साल 1970 में चला जाता है बम को डिफ्यूज करने। यह वही सीन होता है जो इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। बारकिप जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि फीजल बॉम्बर वहाँ बम लगा रहा है। वहाँ उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है जिसमें बारकिप बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वहाँ जॉन को देखता है जिसका चेहरा उस बम को डिफ्यूज करने के दौरान बुरी तरह से जल रहा था। वो जॉन की तरफ टाइम मशीन बढ़ाकर उसकी मदद करता है उसके टाइम में उसे वापस लौटने में। इस दौरान फीजल बॉम्बर भी वहाँ से निकल जाता है। बारकिप अब उस समय में जाता है जब जेन ने हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को जन्म दिया था। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है। उनके पास भी एक टाइम मशीन होती है जिससे यह साफ हो जाता है कि वो भी समय यात्रा कर सकते हैं। उन्हें टेम्पोरल ब्यूरो का हेड बताया गया है। यहाँ बारकिप उस हॉस्पिटल से जेन की बच्ची को उठाता है और उसे साल 1945 में ले जाकर एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देता है। जी हाँ, यहाँ न सिर्फ फ्यूचर के मेल फॉर्म जॉन ने अपने ही फास्ट के फीमेल फॉर्म जेन के साथ प्यार किया, बल्कि उन दोनों ने जिस बच्ची को जन्म दिया वो खुद ही था। शायद यही कारण है कि उस बच्ची में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों ही थे। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि उस बच्ची का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि फ्यूचर से आए उसके ही दोनों रूपों ने आपस में प्यार किया था। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 1945 में बच्ची को ऑर्फनेज के बाहर छोड़ने के बाद बारकिप फिर से उस समय में लौट जाता है जिस समय जॉन और जेन एक साथ थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। बारकिप बेंच में बैठे जॉन को इशारा करके अपने पास बुलाता है। यही वो समय होता है जब जॉन अपनी प्रेमिका को ये बताता है कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। जॉन जब बारकिप के पास पहुंचता है तो बारकिप उसे बताता है कि उन्हें उस समय को छोड़कर अब फ्यूचर में जाना होगा। इस समय बारकिप जॉन को यह बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही फ्यूचर रूप है। इस बात को इस फिल्म के अंत में डिस्क्लोज किया गया है। इसके बाद बारकिप तथा जॉन टाइम ट्रेवल करके साल 1985 में चले जाते हैं। बारकिप वहाँ मिस्टर रॉबर्टसन से मिलता है तथा जॉन को वहीं छोड़ देता है उसे उसके सदमे से बाहर आने के लिए। वो जॉन के लिए अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ देता है जिससे वह चीज़ों को जान सके और फॉलो कर सके। यहाँ मिस्टर रॉबर्टसन से मिलने के बाद बारकिप साल 1975 में चला जाता है रिटायरमेंट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, साल 1975 में न्यूयॉर्क में वो बम धमाका होने वाला था जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जाने वाली थी। बारकिप 1975 में होने वाले बम धमाके से कुछ दिन पहले के समय में जाता है। उधर 1985 में जॉन अपनी स्थिति से रिकवर करने के बाद जब बारकिप द्वारा दिए गए ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है और बाद में वो भी टेम्पोरल एजेंट बन जाता है। इसके 7 साल बाद यानी कि 1992 में जॉन एक टेम्पोरल एजेंट बन चुका होता है। वो टाइम ट्रेवल करके साल 1975 में जाता है एक कोट और टोपी पहनकर फीजल बॉम्बर द्वारा लगाए गए उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने। ये फिल्म की शुरुआती सीन होती है जहां जॉन फीजल बॉम्बर की एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद दोनों में गन फाइट होती है और बॉम्ब डिफ्यूज करने का समय खत्म हो जाता है और बॉम्ब फट जाता है। इस बम के फटने के कारण जॉन का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। शायद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि पहले सीन में ये तीनों कौन थे और वह वहाँ कर क्या रहे थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बारकिप साल 1975 में पहुँचता है और चूँकि वो अपने ड्यूटी से रिटायर हो चुका था इसलिए वह अपने टाइम मशीन को डीकमीशन करने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसमें एक एरर आ जाता है। जब वो फाइल को चेक करता है तो वह पाता है कि मिस्टर रॉबर्टसन ने उसके लिए वहाँ एक क्लू छोड़ा है जिसका इस्तेमाल कर वह उस फीजल बॉम्बर को पकड़ सकता है जो 1975 में न्यूयॉर्क की उस घटना को अंजाम देने वाला था। उस क्लू का इस्तेमाल कर बारकिप लॉन्ड्रोमैट पहुंचता है जहां उस वक्त का फीजल बॉम्बर मौजूद होता है। बारकिप जब उस फीजल बॉम्बर को देखता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह फीजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उसके खुद का ही फ्यूचर रूप है। इसका मतलब यह हुआ कि बारकिप इतने दिनों से खुद के ही फ्यूचर रूप को ढूंढने और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। फीजल बॉम्बर को देखकर ऐसा लगता है मानो बारकिप के बार बार समय यात्रा करने के कारण
उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा, जिसने आगे जाकर उसे पागल जैसा बना दिया और वह बारकीप से फिजल बॉम्बर बन गया हो। इसलिए वह टेरर अटैक को रोकने में असफल होता है और हत्याएं करते जाता है। एनीवेज, फिल्म के अंत में बारकीप फिजल बॉम्बर को मार देता है और वो अपने टाइम मशीन के बारे में मिस्टर रॉबर्टसन को नहीं बताता, जो एरर के कारण अभी भी चल रहा है। यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं जिसे डिस्कस करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 1, बारकीप के भविष्य में फिजल बॉम्बर बनने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित यह फिल्म जो कहती है कि जो पहले हो चुका है आगे भी बिल्कुल वही होगा, और क्योंकि बारकीप बार बार समय यात्रा करके चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, पर ना चाहते हुए भी किसी भी इवेंट होने का कारण खुद वही बन जाता है, इसलिए फिजल बॉम्बर बनने के पीछे का कारण भी बारकीप ही रहा होगा। चूँकि यह फिल्म प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित है, मैं तो यही कहूँगा कि न्यूयॉर्क में होने वाली उस घटना को रोका नहीं जा सका होगा। खैर, अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि पास्ट में किसी तरह जाकर अपने किसी फीमेल वर्जन से प्यार कर लें और उसे प्रेग्नेंट कर दें, तो ऐसा करने से आप एक क्लोज लूप में फंस जाएंगे और इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।